हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बड़ा प्रॉब्लम वेट वेरिएशन कंप्रेशन मशीन में मैक्सिमम प्रॉब्लम वेट वेरिएशन का फेस करते हैं। वो वेट वेरिएशन प्रॉब्लम किस लिए आता है, आज अपन उसके लिए पूरा डिस्कशन करेंगे। वेट वेरिएशन मेनली 3 रीजंस के वजह से होता है। एक, इनपुट मटेरियल का कंडीशन। सेकंड, मशीन सेटिंग के वजह से हो सकता है। तीसरा, मशीन रिलेटेड एंड टूलिंग रिलेटेड। ये तीनों के वजह से वेट वेरिएशन अपने को आता है। फर्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे इनपुट मटेरियल। जो अपन लुब्रिकेटेड ब्लेंड यूज़ करते हैं, वो जो ग्रैन्यूल साइज़ है उसका जो पंच साइज़ है, वो पंच साइज़ और ग्रैन्यूल साइज़ से मैच होना चाहिए। मैक्सिमम अपने को 18 CU से जो पास होता है वो देते हैं, 18-16 साइज़, मगर वो प्रॉपरली होना चाहिए। अनइवन ग्रैन्यूल्स नहीं रहना है। अनइवन ग्रैन्यूल्स वेट वेरिएशन क्रिएट करता है। और दूसरा, जो मटेरियल का फ्लो है वो प्रॉपरली फ्लो रहना है। वो मटेरियल में रैट होल नहीं होना है, ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होना है, और टरेट के ऊपर एक फ्लो पैटर्न, स्मूथ फ्लो पैटर्न बनना चाहिए। जैसा रिसर्कुलेशन से ब्लेंड आता है तो एक ही टाइप का फ्लो अपने को फीडर के अंदर जाना चाहिए। अभी दूसरा रीज़न सेटिंग के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अपन डाइस से शुरू करेंगे। डाइस का हाइट डाई टेबल से 0 लेवल पे रहना है। थोड़ा भी हाइट हुआ तो फोर्स फीडर के कांटेक्ट में आके एक्सेस फिलिंग होता है। तो डाइस ऑलवेज शुड बी डाई टेबल लेवल ओनली। थोड़ा भी हाइट नहीं आना है। सेटिंग करने के टाइम उसको 0 लेवल पे सेट करना है। डाई टेबल से हाइट नहीं आना चाहिए। दूसरा, कैम सिलेक्शन। जो अपन प्रीवियसली बात किया 2:1 रेशियो के ऊपर जो कैम सिलेक्शन होता है, थिकनेस इंटू 2+2 का साइज़ कैम लिया तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस बराबर सेट होता है। तीसरा, फीडर में जो पिक प्लेट या सेगमेंट लगाते हैं, फीडर सेगमेंट, वो जो है पंच साइज़ के डबल होना चाहिए। और बड़ा टैबलेट में 50% एक्सेस है तो सफिशिएंट है। अगर अपने पास 5 mm 10 mm पंच साइज चल रहा है तो उसको 15 mm 10 mm का पिक प्लेट लगता है। और तीसरा, कैम सिलेक्शन हो गया। फीडर RPM, जब अपन मशीन सेट करते हैं तो लोअर RPM से इंक्रीज़ करते करते जहाँ जहाँ वेट अच्छा सेट होता है उधर फीडर RPM को सेट करना है। पहले ही फीडर RPM ज़्यादा नहीं लगाना है। लगभग 100%, 80 to 100% में अच्छा चलता है। अगर नहीं हो रहा है तो 150 to 100%, 300% भी जाना पड़ता है। मगर कभी ना 50 to 80% से स्टार्ट करना है अपने को। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते हुए अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा आ रहा है उसके ऊपर फीडर RPM इंक्रीज़ करते जाना है। अगर फीडर RPM एक्सेस लगा दिया तो ओवर लुब्रिकेशन होने का चांसेस है, और हार्डनेस पे भी इम्पैक्ट आता है। डिज़ो, DT, ये सब पे इम्पैक्ट आता है क्योंकि ओवर लुब्रिकेट हो जाता है, और फीडर पे भी लोड आने का चांसेस है। और तीसरा, चौथा, रिसर्कुलेशन प्लेट जो होता है, और रिसर्कुलेशन मैक्सिमम यूज़ करना है। वो जो सेकंड फीडर से जो ब्लेंड आता है वो फर्स्ट फीडर में आता है। फर्स्ट फीडर का जो ब्लेंड आता है डबल रोटरी में, वो सेकंड फीडर में 90% यूटिलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि वही ब्लेंड वैसा ही रोटेट नहीं होना है टरेट के ऊपर। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसीजर है, तो जब फर्स्ट में जो रिसर्कुलेशन आया वो इनिशियली कंप्लीट करना है अपने को, तो उसके लिए रिसर्कुलेशन को मैक्सिमम डाउन पोजीशन में रखना है। रिसर्कुलेशन ग्रूव में रिसर्कुलेशन ब्लेड को मैक्सिमम डाउन पोजीशन में रहना है। तब वो जो रिसर्कुलेशन है इनिशियली कंज्यूम हो जाएगा। अगर वही रोटेट होता रहेगा तो वो भी हार्डनेस के ऊपर इम्पैक्ट ला सकता है, डिज़ो फेल होता है, और ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है फीडर व्हील्स। अपने को पता है स्क्वायर व्हील्स है, पिन टाइप का है, सिलेंड्रिकल है, कर्व्ड व्हील्स है फीडर में। इन सब के लिए अपने को मटेरियल को जो सूट होता है वही लेने का, वो चेक करके लेने का। वो ट्रायल एंड एरर में अपने को पता चलता है। R&D वाला नहीं बताता है, TTG वाला नहीं बताता है, ना मैनेजर भी अपने को नहीं बताता है। मगर अपने को क्या है, ट्रायल एंड एरर में अपने को
उसको आइडेंटिफाई करके बैच के लिए वो सेट रखना है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है एंटी टर्निंग प्लग, और या वेयर रिंग बोलते हैं, बाल प्लंजर बोलते हैं, बाल प्लग्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, पंचेस को ड्रॉप होने से बचाता है। जब पंच ड्रॉप होता है तो फिलिंग थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। इसके लिए एंटी टर्निंग प्लग टाइट रहना है, और इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं रहना है। हाथ से जब खींचा जाए तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट होना चाहिए, ओवर टाइट भी नहीं होना है और पंच ड्रॉप भी नहीं होना है। ऐसा अपने को वेयर रिंग, बाल प्लंजर होने दो, एंटी टर्निंग प्लग होने दो, सेट करना है। और फीडर बेस सेटिंग एंड पाउडर स्क्रैपर सेटिंग, ये दोनों में पाउडर स्क्रैपर से ऊपर से जब गिरता है तब भी वेट वेरिएशन आता है। वो डाई कैविटी के अंदर पाउडर गिर जाता है, स्पिलेज भी होता है। इसके लिए फीडर बेस सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। फीडर के नीचे 0.05 तक गैप रहे तो अच्छा है। और अभी नेक्स्ट इश्यू है मशीन रिलेटेड है, कंपोनेंट रिलेटेड है, पार्ट्स रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, अपने को फीडर का मूवमेंट, बेरिंग का मूवमेंट फ्री रहना है। टाइट है तो फ्री मूवमेंट नहीं रहेगा, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा। और जो फीडर ड्राइव शाफ्ट रहता है उसका भी मूवमेंट फ्री रहना है, बेरिंग जाम नहीं रहना है। और वाइब्रेशन के साथ नहीं, इवनली रोटेट होना है, उसमें डग नहीं रहना है। और तीसरा, डोजर में प्ले नहीं रहना है। कभी कभी लॉन्ग रन के बाद क्या होता है, डोजर में प्ले आ जाता है, वेट डोजर में, तो वो है नहीं है, चेक करना है अपने को। और कैम का कंडीशन भी, लैक ऑफ लुब्रिकेशन, मतलब लुब्रिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है मशीन में तो कैम भी डैमेज होता है। अभी 10 mm कैम अपने को लोअर पंच को 10 mm डाई टेबल से नीचे खींचता है। अगर कैम ट्रैक चेंज डैमेज हो गया तो 10 mm नहीं पुल करेगा, तो उस केस में अपने को मैक्सिमम फिलिंग नहीं होगा उसमें। तो उसके वजह से भी प्रीवियस बैचेस में अच्छा चलेगा, नेक्स्ट बैचेस में प्रॉब्लम आएगा। तो कैम का कंडीशन फ्रीक्वेंटली चेक करना है, हर टाइप सी में, टाइप बी में चेक करते रहना है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेल ओवर द डाई। ये मैक्सिमम अपने को ज़्यादातर ऑपरेटर को पता नहीं रहता है। ये क्या होता है, गाइड रेल अपना वेट डोज़र है, वेट डोज़र के ऊपर में जो गाइड रेल है वो उसी को टेल ओवर द डाई बोलता है। क्योंकि आफ्टर पाउडर स्क्रैपिंग लोअर पंच को 0.5 से 1 mm नीचे खींचता है वो टेल ओवर डाई। तब क्या होता है, जब अपर पंच डाई के अंदर असेंडिंग होता है तो पाउडर को ब्लास्ट नहीं होने देता है, बाहर स्पिल नहीं होने देता है। तब जितना पाउडर अपन फिल करके स्क्रैपिंग कर दिया एक्सेस पाउडर को, वो वैसा ही अपने को डाई कैविटी के अंदर रहता है। तब जाके अपने को सेम वेट मिलेगा। अगर अपर पंच असेंडिंग होने के टाइम डाई के अंदर से पाउडर बाहर आ रहा है तो एक एक पंच में एक एक जैसा आ सकता है वो, उसके वजह से भी वेट वेरिएशन आता है। तो टेल ओवर डाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वेट वेरिएशन कह सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है पंच ओवरऑल लेंथ और वर्किंग लेंथ भी दोनों इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि जब ओवरऑल लेंथ इम्पैक्ट है तो वर्किंग लेंथ के भी इम्पैक्ट आएगा, उसके वजह से फिलिंग में इम्पैक्ट आएगा, वो वेट वेरिएशन को कारण हो सकता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है डाई में क्लियरेंस ज़्यादा हो गया, 0.01 से 0.03 बोलता है अपना स्टैंडर्ड्स। अगर उससे क्लियरेंस ज़्यादा हो गया, जब कंप्रेशन होने के टाइम वो लोअर पंच का साइड से जो गैप है उसमें से लोअर पंच का बॉडी के ऊपर पाउडर चला जाता है, तो वो जो लॉस है पाउडर का, वो भी डाई के अंदर से जो लॉस है वो भी वेट वेरिएशन का एक कारण है। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम वेट वेरिएशन का रीज़न्स यही होता है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। मैं होप करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक लाइक तो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।